अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑसिलेशंस। आज हम इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। स्टूडेंट्स, ये ऑसिलेशन की स्पेशल टाइप्स हैं। हमारी दो बेसिक टाइप्स होती हैं ऑसिलेशंस की, जिसमें एक फ्री ऑसिलेशंस कहलाती हैं और एक फोर्स्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनमें बेसिक फ़र्क क्या होता है और फिर इनको फर्दर अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में किस तरह से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है हमारे इस चैप्टर का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस। और ये ख़ास एक स्पेशल टाइप है ऑसिलेशन की, जिसको दो रेफरेंस में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। एक है हमारे पास फ्री और एक है हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से समझना है क्योंकि इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल्स को भी सीखेंगे बेहतरीन अंदाज में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं फ्री ऑसिलेशंस की तरफ कि फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं। एक इंस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारे पास एक पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम, जैसे कि आपको यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज ये एक पेंडुलम है, जिस पेंडुलम में हमने एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब को, हैवी मैस को अटैच किया हुआ है। अगर स्टूडेंट्स हमारे स्ट्रिंग की लेंथ इस केस में स्मॉल एल हो और हमने इसके साथ एक मैस को अटैच किया हो और हम इस मैस को एक सर्टेन पोजीशन तक डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज कर दें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैस आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक डिस्प्लेसमेंट x1। अगर स्टूडेंट्स इसको इस x1 डिस्प्लेसमेंट तक डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज कर दें, तो हम लोग सीखते आए हैं कि एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है, जो रिस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन की डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है, हमारा ये जो मैस है, ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा और फिर अपने इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, बल्कि मीन पोजीशन से फर्दर आगे की तरफ मूव करता जाएगा और इसके दूसरे एंड पे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा और फिर वापस आएगा और इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा। स्टूडेंट्स, कंसीडर करें कि ये जो ऑसिलेशन इस वक्त हो रही है, ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो रही है जो इन्वायरमेंट बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है। कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद नहीं है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं है। तो इन फोर्सेस की एब्सेंस में जब ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा तो ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा। इस तरह की ऑसिलेशंस को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं फ्री ऑसिलेशन का। यानी अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से ऑसिलेट करे कि ऑसिलेशन के दौरान उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे सिवाय उसकी अपनी जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके, तो इस तरह के ऑसिलेटर में जो हम लोग ऑसिलेशंस हैं उन्हें कहते हैं कि वो फ्री ऑसिलेशंस है। जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशंस। स्टूडेंट्स, फ्री ऑसिलेशंस एक बॉडी उस वक्त कर रही होगी इफ इट ऑसिलेट्स विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो की वर्ड आपको नजर आ रहा है वो है एक्सटर्नल फोर्स। हमारे पास इस तरह की ऑसिलेशन होने जा रही है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो उस ऑसिलेशन को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं फ्री ऑसिलेशंस का। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी कि अगर आप एक पेंडुलम में एक मैस को एक स्पेसिफिक जगह पे प्लेस करने के बाद, डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज कर देते हैं, तो विदाउट एनी फोर्स ऑसिलेट करता रहता है। तो उसकी जो ऑसिलेशन होगी स्टूडेंट्स, वो फ्री ऑसिलेशन कहलाएगी। फ्री ऑसिलेशन के साथ एसोसिएटेड एक और टर्म भी है स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑसिलेटर इस तरह से ऑसिलेट कर रहा हो कि एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, तो स्टूडेंट्स उस वक्त उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हम उस फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। यानी जब भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे, उसने ऑसिलेट करना है, ऑसिलेट करता चला जाएगा और उसकी ऑसिलेशन जो यूनिट टाइम के अंदर हो रही होगी वो हमें पता है फ्रीक्वेंसी कहलाती है और उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई, अ फ्रीक्वेंसी एट विच अ सिस्टम टेंड्स टू ऑसिलेट in the absence of any
फोर्स। जब आपका ऑसिलेटर जो है वो ऑसिलेट करेगा किसी भी फोर्स की गैर मौजूदगी में, उस वक्त जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी। स्टूडेंट्स, हम लोगों को फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक पेंडुलम की एग्जांपल दी गई है। तो स्टूडेंट्स, पेंडुलम के केस में अगर हम फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करें तो हम लोग जानते हैं फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो किसी भी जगह पे डिपेंड करती है जी और एल की वैल्यू पे, लेकिन स्टूडेंट्स जी नॉर्मली हमारे पास किसी एक सर्टेन प्लेस ऑफ अर्थ पे तो कांस्टेंट रहता है। तो अगर हमने फ्रिक्वेंसी को डिटरमिन करना है तो वो लेंथ होती है जो फ्रिक्वेंसी को डिटरमिन कर रही होती है। लेंथ के चेंज होने से हमारी फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा होता है। स्टूडेंट्स, नेचुरल फ्रिक्वेंसी को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को समझाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देने के लिए आपके सामने मैंने 3 डिफरेंट स्टेट्स में पेंडुलम को बनाया। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक ही पेंडुलम है जिसकी लेंथ यहाँ पे भी एल थी, ये भी इसकी लेंथ एल है और ये भी इसकी लेंथ एल है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो इन 3 पेंडुलम्स में जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने दी है, जैसे यहाँ पे भी पहले वाली एग्जांपल में देखें तो हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x1 दिया हुआ है, और x1 और x2 और x3 को अगर आप फिजिकली देखते हैं तो इनके दरमियान रिलेशन कुछ इस तरह का है कि x3 डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, x2 डिस्प्लेसमेंट उससे कम है और x1 डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट्स पे इनको लेके जाके पेंडुलम्स के बॉब्स को रिलीज करते हैं तो ये वापस जाते हैं और ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, क्या इन सब की ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो स्टूडेंट्स, अगर पहले वाले की एग्जांपल लें जिस पे डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, जब हम उसे रिलीज करते हैं तो वो ऑसिलेट करेगा, मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, दूसरे वाली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा। इसी तरह x2 के केस में भी होगा और इसी तरह x3 के केस में भी होगा। क्वेश्चन ये है, क्या सबका टाइम पीरियड और क्या सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी या नहीं होगी? वे स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे इन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम x1 डिस्प्लेसमेंट से रिलीज करें अपने बॉब को, x2 डिस्प्लेसमेंट से रिलीज करें या x3 डिस्प्लेसमेंट से रिलीज करें, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इन तीनों केसेस में हमारे इन तीनों पेंडुलम्स में या एक ही पेंडुलम की जो 3 डिफरेंट स्टेट्स हमें बताई गई हैं, इन तीनों में फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। यानी जिस फ्रीक्वेंसी से हमारा ये वाला पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है उसी से ये वाला करेगा और उसी से ये वाला करेगा। तीनों की लेंथ्स आपस में इक्वल है। और अगर इस फॉर्मूले को सामने रख के देखें तो फ्रीक्वेंसी तो बेसिकली लेंथ पे ही डिपेंड कर रही है। तो आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट से अगर इन्हें रिलीज कर देते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होने वाली है। हाँ, एक चीज पे जरूर फर्क पड़ेगा। अगर आप इन सब की फ्रीक्वेंसी को एक जैसा करते हैं तो आप देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम के अंदर कितनी वाइब्रेशंस आ रही हैं। अब अगर इस केस में देखें, इन तीनों केसेस में देखें, तो इसका मतलब है यूनिट टाइम में इन सब की एक जितनी वाइब्रेशंस होनी चाहिए। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर इन सब की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, लेट्स सपोज अगर 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है 1 सेकंड के अंदर इन तीनों को अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करनी है। अगर इन तीनों के डिस्प्लेसमेंट्स को देखते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट और सबसे कम डिस्प्लेसमेंट वाला जो 2 पेंडुलम है, ये किस तरह से यूनिट टाइम में एक जितनी ऑसिलेशंस कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है ये सबसे ज्यादा स्पीड गेन करेगा जब ये अपनी मेन पोजीशन पे मौजूद होगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा है और जब ये मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जितना टाइम ये मीन से एक्सट्रीम तक जाने में लगाएगा और फिर वापस आने में लगाएगा वो टाइम दूसरे पेंडुलम्स के बराबर ही होगा, यानी इन तीनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट देने का मतलब ये था
कि हमें पता हो कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ पे डिपेंड कर रही होती है, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करती। आप चाहे थोड़ी डिस्प्लेसमेंट दे दें या ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दे दें, हमारे पास अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, और उस फ्रीक्वेंसी को सेम करने के लिए हमारे जो पेंडुलम है उनकी एनर्जीज में चेंज उसी अकॉर्डिंगली आएगा, उसी रिस्पेक्ट से आएगा कि ये वाला इसकी एवरेज स्पीड, हमारे पास जिसकी डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, इसकी एवरेज स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको ज़्यादा फासला तय करना है उतने ही टाइम के अंदर जितने टाइम में पहले वाले पेंडुलम्स को कम फासला तय करना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी सब के लिए सेम रहेगी। आप इसको किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज कर दें तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फ्री ऑसिलेटिंग सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें अगर हम इसकी इनिशियल ऑसिलेशंस को स्टार्ट करते हैं, इसको मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं और उसके बाद ऑसिलेट करने देते हैं, तो इसकी ऑसिलेशन को कोई एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट नहीं कर रही, तो ये अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब अगर ये फ्री ऑसिलेशन है तो फिर क्वेश्चन आता है कि फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है कि अगर कोई भी बॉडी ऑसिलेशंस कर रही हो और उसकी ऑसिलेशंस के दौरान उसके ऊपर फोर्स भी लग रही हो, यानी ऑसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, oscillations in the presence of any external force is called forced oscillation। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑसिलेशन ऐसी हो जो एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में हो रही हो, तो इस तरह की ऑसिलेशन को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन का। अगर इसी पेंडुलम की एग्जांपल को हम लोग एक्सटेंड करें तो हमने देखा कि इसको एक आइडियल इन्वायरमेंट के अंदर रखा हुआ था, कि ऐसी जगह पे रखा हुआ था जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं थी, फ्रिक्शनल फोर्सेस जीरो थी, तो उस केस में ये हमारे पास फ्री ऑसिलेशंस थी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसको अपने इन्वायरमेंट के अंदर रख दें, किसी रूम के अंदर प्लेस कर दें या किसी भी जगह पे रख दें, तो हम लोग देखते हैं कि जब इसको हम डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज करेंगे तो ये कुछ देर ऑसिलेट करता रहेगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑसिलेशन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होती जाएगी और अल्टीमेटली हमारा ये पेंडुलम जो है वो रुक जाएगा। वो क्यों रुक रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ड्रैग फोर्स है जो उस पे एक्ट कर रही है। हमें पता है कि जब भी कोई मैस पार्टिकल किसी भी फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो फ्लूइड उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगाता है, जो कि एक रेजिस्टिव फोर्स होती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है। तो स्टूडेंट्स, वही फोर्स इस पर भी लग रही है। हमारा ये जो पेंडुलम है ये एयर के अंदर मूव कर रहा है, तो जब ये एयर के अंदर मूव करेगा तो एयर इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए इस पे एक ड्रैग फोर्स लगाएगी और उसी ड्रैग फोर्स की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑसिलेशंस कम होती जाती हैं और अल्टीमेटली ये रुक जाता है। तो स्टूडेंट्स, वो फिर किसकी एग्जांपल हुई? ये एग्जांपल हुई एक फोर्स्ड ऑसिलेशन की, एक ऐसे सिस्टम की जो फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है जो फोर्स्ड ऑसिलेशन में लग रही होती है, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन की एक्सटर्नल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इससे नए फिनोमिनाज हमें समझने में मदद मिलती है। ये फोर्स दो तरह की हो सकती है स्टूडेंट्स, या तो ये फोर्स एक सपोर्टिव फोर्स हो सकती है जो हमारी ऑसिलेशंस को सपोर्ट कर रही होगी, या स्टूडेंट्स ये एक ऐसी फोर्स हो सकती है जो अपोज कर रही होगी, जो हमारी ऑसिलेशंस को अपोजिंग जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लेके आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सटर्नल फोर्स को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा है इसका सपोर्टिव फोर्स का और एक है अपोजिंग फोर्स का। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों केसेस के अंदर जो हमारे पास ऑसिलेशन है वो हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन ही कहलाएगी। स्टूडेंट्स,
क्या फ़र्क है और इन दोनों की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। अगर आप स्पोर्टिव की बात करें तो उसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास एक स्विंग की, झूला। जो स्विंग होती है, जो झूला होता है स्टूडेंट्स, अगर हम उसमें देखें तो हम उसको झुलाने के लिए कंटिन्यूअसली उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं। जैसे ही एक फोर्स लगाते हैं, झूला एक सर्टन डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, एम्पलीट्यूड पे अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पे जाता है, उसके बाद वापस आता है और जब वो फिर आगे की तरफ जाने लगता है तो हम उसको एक और पुश देते हैं। अब उस पुश पे आपने एक फोर्स लगाई जिसने उसकी ऑसिलेशन को सपोर्ट किया और वो फिर पहले से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और उसके बाद वापस आ जाता है और आप फिर फोर्स लगाते हैं। अब इस तरह की फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, वो हमारी ऑसिलेशंस को डिस्टर्ब नहीं कर रही बल्कि उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करती जा रही है। तो इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सपोर्टिव फोर्स है। यानी फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी ऑसिलेशंस की जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करती जाएगी। और फिर स्टूडेंट्स एक अपोजिंग फोर्स भी है। अपोजिंग फोर्स किस तरह से है? अपोजिंग फोर्स बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको पेंडुलम की एग्जांपल दी कि ये फोर्स क्या करती है, ये फोर्स आपकी ऑसिलेशंस को रोकने की कोशिश करती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा पेंडुलम कुछ देर तो ऑसिलेट करता रहता है, लेकिन क्योंकि उस पर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है तो वो अपोजिंग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता उसके एम्पलीट्यूड को कम करती जाती है और अल्टीमेटली वो रुक जाता है। तो इसका मतलब है फोर्स्ड ऑसिलेशन की आगे दो टाइप्स हो सकती हैं, जिसके अंदर एक में आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा जब सपोर्टिव फोर्स होगी और एक में आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज करेगा जो अपोजिंग फोर्स होगी। स्टूडेंट्स, इनको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सपोर्टिव फोर्स की प्रेजेंस में जो फोर्स्ड ऑसिलेशन का फिनोमिना होता है वो एक नई चीज को जन्म देता है जिसे हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। और स्टूडेंट्स, अपोजिंग फोर्स की प्रेजेंस में जब फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रही होती है तो फिर स्टूडेंट्स एक और फिनोमिना आता है जिसे हम लोग डैम्पिंग का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस क्या होती है और डैम्पिंग क्या होती है। अभी के लिए हमें सिर्फ फोर्स्ड ऑसिलेशन का पता होना चाहिए कि ये है एक ऐसी ऑसिलेशन जो एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में होती है। और स्टूडेंट्स, फिर जो सिस्टम फोर्स्ड ऑसिलेशन कर रहा हो हम उसे नाम देते हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि जब भी किसी पे फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रही होगी तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अ सिस्टम अंडरगोइंग forced oscillations. A system undergoing forced oscillations is known as driven harmonic oscillator. तो स्टूडेंट्स, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें नज़र आती हैं। एक एग्जांपल तो मैंने आपको अभी बता दी कि जो पेंडुलम है। इसी तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें या सिविल स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो अगर कहीं पे कोई मशीनरी अटैच्ड है और मशीनरी रन कर रही है, या जैसे गाड़ियों के अंदर हमारे पास इंजन्स होते हैं और किसी भी फैक्ट्री में लगी हुई मशीनरी जब ऑपरेट करती है तो उसके ऑपरेशन के दौरान में भी वो ऑसिलेट करती है। अब वो जो ऑसिलेशन है वो एक कंटिन्यूस ऑसिलेशन होती है। हमारा ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है और मशीन रनिंग में है और रनिंग के दौरान में वो ऑसिलेशन को फर्दर फोर्स अप्लाई करती जा रही है। तो उस फोर्स की वजह से वो भी जो ऑसिलेशन हमारे पास होती है वो भी हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन कहलाती है। और बाज़ जगहों पे ये जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है और बाज़ जगहों पे हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन के बहुत सारे नुकसानात होते हैं। जैसे कई जगहों पे हमें रेजोनेंस रिक्वायर्ड होती है, यानी हम लोग चाहते हैं कि हमारे फोर्स्ड ऑसिलेशन के रिजल्ट के तौर पे हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होता जाए, जैसे कि स्विंग की एग्जांपल दी। उसी तरह से
बाज़ जगहों पे ये हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होते हैं, जैसे अगर मशीनरी रन कर रही है या हमारी गाड़ी का इंजन चल रहा है, तो इन केसेस में ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती, क्योंकि इससे डैमेजिंग इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन को समझा, और फिर हमने ये भी देखा कि जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, आगे इससे एसोसिएटेड दो फिनोमिनाज और भी हैं, जिसमें एक है हमारे पास डैम्पिंग और एक है हमारे पास रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।